हेलो एवरीवन, वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 13 मई और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं इंडिया अफ्रीका फोरम समिट के बारे में देखेंगे। इसके बाद देखेंगे वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी के बारे में। हाल ही में न्यूज में रही है आईएनएस सागर ध्वनि, इसके बारे में देखेंगे। बैगा ट्राइब के बारे में देखेंगे। स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया रिपोर्ट, ये हाल ही में नीति आयोग ने जारी करी है, इस रिपोर्ट के बारे में देखेंगे। स्काई रूट एरोस्पेस काफी न्यूज में रहा है, इसके बारे में देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे ECLGS 5.0 के बारे में, यानी कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। Consider the following activities related to the India Africa Forum Summit. So यहाँ पर भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन जो है इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज एन इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म फॉर एंगेजमेंट बिटवीन इंडिया एंड द मेंबर स्टेट्स ऑफ द अफ्रीकन यूनियन। Second statement है, the first IAFS summit was held in 2008 in New Delhi. Third statement है, the third IAFS summit in 2015 saw participation from all 54 African countries. Fourth, it is connected annually to review bilateral trade agreements between the India and Africa. और फिफ्थ स्टेटमेंट है, द फोर्थ IAFS समिट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन 2026। तो यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है इंडिया अफ्रीका फोरम समिट से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर 5 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिनमें से 4 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो है फोर्थ। ये जो इंडिया अफ्रीका फोरम समिट है ये एनुअली आयोजित नहीं की जाती है, ये आप ध्यान रखेंगे। India will host the fourth India Africa Forum Summit in May and 2026 after a gap of more than a decade. IAFS is an institutional platform for cooperation between India and African Union member states. पहली बार ये जो समिट हुई थी ये हुई थी 2008 न्यू दिल्ली में। थर्ड समिट की बात करें तो ये 2015 में हुई थी and it included participation from all 54 African nations. IAFS is not an annual event. It is held periodically and not limited to reviewing trade agreements alone. और अब ध्यान रखेंगे इंडिया अफ्रीका फोरम समिट का जो फोर्थ समिट है वो शेड्यूल्ड है 2026 के मई एंड में नई दिल्ली में। IAFS promotes South-South cooperation and global governance reforms. It supports development assistance through lines of credit and capacity building initiatives, and India has expanded its diplomatic presence in Africa with new missions since 2018. It focuses on sectors like health, education, infrastructure, and digital cooperation. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding World Summit on the Information Society Prizes 2026. यहां पर आपसे पूछा जा रहा है सूचना समाज पर विश्व शिखर सम्मेलन पुरस्कार 2026 जो है उससे संबंधित यहां पर कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द WSIS फोरम इज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म एक्सक्लूसिवली ऑर्गेनाइज्ड बाय प्राइवेट सेक्टर स्टेक होल्डर्स टू प्रमोट डिजिटल इनोवेशन। और सेकंड स्टेटमेंट है, द WSIS प्राइजेस रिकॉग्नाइज
innovative ICT-based projects that contribute to sustainable development goals. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइजेस 2026 से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर आपका सेकेंड स्टेटमेंट पूरी तरीके से करेक्ट है जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं। ये अभी हाल ही में न्यूज में रहा बिकॉज इंडियाज समृद्ध ग्राम इंटीग्रेटेड फिजिकल सर्विस डिलीवरी मॉडल हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द WSIS prizes 2026. So this forum is not exclusively organized by the private sector stakeholders. It is a multi-stakeholder platform involving governments, international organizations, industry, academia, and civil society. So this prize celebrates innovative ICT-driven projects that contribute to sustainable development and digital inclusion globally. ये जो WSIS फोरम 2026 है, ये शेड्यूल्ड है 6th to 10th of July in Geneva. And it is co-organized by International Telecommunication Union along with UNESCO, UNDP, and UNCTAD. So the forum includes participation from more than 50 UN entities, and it focuses on areas like cybersecurity, digital inclusion, and global digital cooperation. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। INS सागर ध्वनि recently in the news is which of these? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में खबरों में रही जो INS सागर ध्वनि है वो इनमें से क्या है। आपके ऑप्शंस हैं सबमरीन, पेट्रोलिंग वेसल, एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर ओसेनोग्राफिक रिसर्च वेसल। आपको बताना है हाल ही में न्यूज में रही ये जो सागर ध्वनि है ये इनमें से क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ये एक ओसेनोग्राफिक रिसर्च वेसल है। आप देख सकते हैं रिसेंटली द INS सागर ध्वनि विजिटेड काम रन Vietnam, which marked a significant step in India's scientific cooperation with Vietnam. So INS Sagar Dhwani is an oceanographic research vessel which was commissioned in July 1994, and the meaning of the name Sagar Dhwani is sound or voice of the sea. And it was designed by the Naval Physical and Oceanographic Laboratory, Kochi, and it was built by Garden Reach shipbuilders and engineers. So it is equipped with an array of scientific equipment and laboratories for conduct of scientific research in the field of oceanography. इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो द वेसल हैज सर्व्ड एज अ की प्लेटफॉर्म फॉर मरीन साइंटिफिक रिसर्च, contributing significantly to advancements in marine acoustics and naval oceanography. तो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में न्यूज में रहा ये जो INS सागर ध्वनि है ये एक ओशिनोग्राफिक रिसर्च वेसल है। So till now, INS Sagar Dhwani has completed more than 200 scientific missions aimed at developing theoretical models for development of weapons and sensors. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding Bega tribe. यहाँ पर जो बैगा जनजाति है वो हाल ही में न्यूज में रही है, उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है।
फर्स्ट स्टेटमेंट है, दे आर वन ऑफ इंडियाज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। एंड सेकेंड, दे आर प्राइमरली फाउंड इन ओडिशा। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है बैगा ट्राइब से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहां पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और जो सेकंड है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि बैगा ट्राइब जो है ये मुख्यतः पाई जाती है छत्तीसगढ़ राज्य में। आप देख सकते हैं। सो बैगा ट्राइब आर one of India's particularly vulnerable tribal groups, and they are found in central India, primarily in the state of Madhya Pradesh, and in smaller numbers in the surrounding states of Uttar Pradesh, Chhattisgarh, and Jharkhand. So, the Baiga tribe primarily speak Baigani, a dialect of Chhattisgarhi, heavily influenced by Gondi and Hindi. So traditionally semi-nomadic, they practiced slash and burn cultivation, locally called beaver, and now depend mainly on minor forest produce. इन ट्राइब्स के बारे में और बात करें तो लिव इन रिलेशनशिप्स आर कॉमन अमंग द बेगास एंड इफ मैरिज डज take place, the man compensates the women's family for the loss of a working member. Tattooing is integral of their culture with specific tattoos designated for different body parts and age groups. So the Baiga tribe is the first community in India to be granted habitat rights reflecting their deep connection with the forests. तो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में न्यूज में रही ये जो बैगा ट्राइब है ये मुख्यतः पाई जाती है मध्य प्रदेश में और स्मॉल नंबर्स में पाई जाती है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। According to the Niti Aayog policy report titled School Education System in India, how many comprehensive recommendations does the detailed policy roadmap comprise? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है नीति आयोग की जो भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली शीर्षक वाली रिपोर्ट आई है हाल ही में, उसके अनुसार विस्तृत नीतिगत रूपरेखा में कितनी व्यापक सिफारिशें शामिल की गई हैं। आपके ऑप्शंस हैं 8, 11, 13 या फिर 33। आपको बताना है कि नीति आयोग की जो हाल ही में रिपोर्ट आई है स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, उसमें कितने कॉम्प्रिहेंसिव रिकमेंडेशंस शामिल किए गए हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये इसमें जो रिकमेंडेशंस हैं वो हैं 13। आप देख सकते हैं नीति आयोग रिलीज्ड अ पॉलिसी रिपोर्ट जिसका टाइटल है स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोडमैप फॉर क्वालिटी एनहांसमेंट। So the detailed policy roadmap provided in the report comprises 13 comprehensive recommendations. And these recommendations are structurally divided into 8 systematic recommendations and 5 academic recommendations. So, systematic recommendations involve reforming school structure, governance reform, expanding digital learning, and promoting equity. इसके साथ ही एकेडमिक recommendations की बात करें तो it focuses on transforming pedagogy, integrating AI, holistic education, and reimagining vocational training. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
Which company has recently become India's first space tech unicorn after raising $60 billion in a funding round? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में $60 मिलियन की फंडिंग जुटाने के बाद कौन सी कंपनी भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न बन गई है? आपके ऑप्शंस हैं स्काई रूट एरोस्पेस, पिक्सल, सैपलो या फिर ग्रेनको ग्रुप। आपको बताना है कि भारत की कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न बन गई है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस। आप देख सकते हैं Skyroot Aerospace becomes India's first space tech unicorn after raising $60 million from investors including Saplo, GIC and BlackRock. सो स्काई रूट एरोस्पेस की बात करें तो ये एक हैदराबाद बेस्ड प्राइवेट स्पेस लॉन्च कंपनी है एंड इट हैज अटेन्ड यूनिकॉर्न स्टेटस बाय रीचिंग अ वैल्यूएशन ऑफ 1.1 billion up from around 519 million in 2023, making it the first private company valued at 1 billion or more to emerge from India's space tech industry. So the $60 billion funding round was co-led by the Shaplo and GIC. स्काई रूट के फाउंडर की बात करें तो इसके फाउंडर हैं नागा भरत एंड पवन कुमार। अपकमिंग लॉन्च की बात करें तो स्काई रूट कंपनी जो है इट इज प्रिपेयरिंग फॉर द लॉन्च ऑफ विक्रम 1 विच विल बी द इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the name of the scheme recently approved by the Union Cabinet to provide credit guarantee support to businesses? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है व्यवसायों को ऋण गारंटी सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में अनुमोदित जो योजना है उसका नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, सेकंड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, थर्ड स्टैंड अप इंडिया स्कीम या फिर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। आपको बताना है कि यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में कौन सी स्कीम को मंजूरी दी है जो कि प्रोवाइड करेगा क्रेडिट गारंटी सपोर्ट टू द बिजनेसेस। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये स्कीम है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0। आप देख सकते हैं The Union Cabinet chaired by Narendra Modi approved the Emergency Credit Line Guarantee Scheme 5.0 to provide financial relief to businesses. So ये जो स्कीम है it offers credit guarantee support through the National Credit Guarantee Trustee Company Limited to member lending institutions. And it provides 100% guarantee coverage for micro, small, and medium enterprises and 90% for the non-MSMEs and the airline sector. So the scheme allows additional credit up to 20% of the peak working capital with limits for airlines up to 1500 crore. So this scheme is valid till March 31st, 2027 and aims to address liquidity issues arising from the West Asia crisis. So आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।